So hello and welcome all students of class 11th. Today we are going to discuss about very first chapter of chemistry class 11th, that is some basic concept of chemistry, यानी कि रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। तो ये हमारे क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, यानी कि आज से हम लोग अपने क्लास 11th का केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला चीज हमको इस चैप्टर में जानना है वो क्या है। सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि व्हाट इज साइंस, साइंस क्या होती है। तो जैसा कि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये जो साइंस वर्ड है ये ग्रीक वर्ड, किसके, ग्रीक वर्ड जानते तो होंगे ही आप लोग, वैसे ही बता दे रहे हैं हम। ग्रीक वर्ड किससे मिलकर बना है? साइंटिया से बना है। किससे बना है? साइंटिया से बना है। और साइंटिया का मतलब क्या होता है? साइंटिया का मतलब होता है नॉलेज। क्या होता है? नॉलेज। यानी कि किसी भी सब्जेक्ट की सिक्वेंशियल सिमेट्रिक, एक सिमेट्रिक में एकदम सिस्टमेटिक ढंग से और ऑर्गेनाइज नॉलेज की स्टडी साइंस कहलाती है। क्या? फिर से एक बार समझ लीजिए, किसी सब्जेक्ट की, किसी भी सब्जेक्ट की सिक्वेंशियल, सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज की स्टडी साइंस कहलाती है। ठीक है, अब इसमें आप लोग जानते हैं कि साइंस की कई ब्रांचेज हैं, केमिस्ट्री में भी उन्हीं में से एक है। इसलिए केमिस्ट्री क्या है, इस बारे में जानने से पहले साइंस के बारे में जानना बेहद जरूरी है ना। जैसे अगर हम बात करें तो प्रकृति ने दूसरे एनिमल्स के कंपैरिजन में, अच्छा बताओ ह्यूमन जो है वो एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं कि नहीं आते हैं? सोच के बताना और कमेंट्स करके बताना कि अभी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सब लोग बताना। ऐसे ही वीडियो भी पॉज करके पहले की क्वेश्चन बता देना कि ह्यूमन जो है वो एनिमल्स की श्रेणी में आते हैं कि नहीं आते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो प्रकृति ने दूसरे एनिमल के कंपैरिजन में हमें मोस्ट डेवलप्ड ब्रेन प्रदान किया है। क्या? मोस्ट, एकदम ध्यान सुनना जो कह रहे हैं हम, मोस्ट डेवलप्ड ब्रेन दिया है। ठीक है, जिससे हम सोचते हैं और नए विचार पैदा करते हैं। नए विचारों के आधार पर ही नई चीजों का आविष्कार होता है। ठीक है, नए विचारों के आधार पर ही नई चीजों का आविष्कार होता है। सभ्यताओं की शुरुआत से ही मनुष्य नेचर के रहस्य को जानने का लगातार प्रयास करता रहा है। कॉन्टिन्यूअस, लगातार प्रयास करता रहा है। कोई सब्सटेंस क्या है, कोई सब्सटेंस क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसका फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ है, इस प्रकार के प्रश्न शुरू से ही मनुष्य के दिमाग में आते रहे हैं। जैसे कि मनुष्य ने शुरू से ही यह जानने का प्रयास किया कि ये जो सीड्स से पौधे कैसे बनते हैं, आकाश में बिजली क्यों चमकती है, आप भी सोचते होंगे ना, बारिश क्यों होती है, दिन और रात क्यों होते हैं, आदि आदि। मतलब इन सभी घटनाओं को देखकर मनुष्य के दिमाग में हमेशा से ही ऐसे प्रश्न उठते रहे होंगे, क्योंकि ह्यूमन बीइंग का नेचर ही होता है सोचने का। तो ऐसे प्रश्न उठना लाजमी है और इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए एक सिस्टमैटिक एफर्ट की आवश्यकता है। किसकी? सिस्टमैटिक एफर्ट की। जितना हम बोल रहे हैं आप लोग ध्यान सुनिएगा, सिस्टमैटिक एफर्ट की हम लोगों को आवश्यकता है। अब इसमें हम लोग सबसे पहले किसी घटना को ऑब्जर्व करते हैं। क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। किसी भी कोई भी घटना होगी, सबसे पहले उसको ऑब्जर्व करते हैं। उस घटना के घटित होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं ना, इसे सोचकर हमारे मस्तिष्क में कई तरह के विचार आते हैं। इसलिए हम लोग कई तरह की हाइपोथेसिस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइपोथेसिस बना लेते हैं हम लोग, एक विचार बनाते हैं। जैसे कि यदि आपके कमरे में, एकदम ध्यान सुनना, जितनी बातें हम कह रहे हैं एकदम ध्यान सुनना। यदि आपका, मान लीजिए कोई कमरा है, ठीक है, मान लीजिए ऐसे कोई कमरा है, कोई भी कमरा है, आपके कमरे में अचानक अंधेरा हो जाए, एक ऑब्जर्वेशन देखिए,
आपके कमरे में यदि अंधेरा हो जाए तो आप कई हाइपोथेसिस बना सकते हैं, बहुत हाइपोथेसिस बना सकते हैं। शायद बल्ब फ्यूज हो गया हो, शायद बल्ब फ्यूज हो गया हो, या इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई डिस्कनेक्ट हो गया हो, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई डिस्कनेक्ट हो गया हो, या फिर कुछ और भी हो सकता है जिसकी मदद से हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन या प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं ना, आप लोग सुनते होंगे। अब एक्सपेरिमेंट के बाद कुछ हाइपोथेसिस सही साबित होती है और कुछ हाइपोथेसिस गलत साबित होती है। तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से मिले कंक्लूजन के आधार पर ना, कंक्लूजन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से मिले कंक्लूजन के आधार पर उस घटना के घटित होने का वास्तविक कारण क्या हो सकता है उसे खोज लेते हैं। वास्तव में सिस्टमेटिक तरीके से किसी घटना को समझने का यही सही तरीका है, और साइंस भी इसी तरह का सिस्टमेटिक वेल ऑर्गेनाइज्ड सब्जेक्ट है। तो इसलिए हम यह कह सकते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट की सीक्वेंशियल, सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज की स्टडी साइंस कहलाती है ना। अब हम लोग यहाँ पे साइंस के अंतर्गत केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन साइंस कितने टाइप की होती है भाई। जैसे आप पार्टिकल के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, आप एटम्स के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, तो वो किस में होगा? फिजिकल साइंस में। अब फिजिकल साइंस में क्या क्या, फिजिकल साइंस में आपकी फिजिक्स के अंतर्गत भी इसको आप पढ़ सकते हैं, और केमिस्ट्री के अंतर्गत भी। ठीक है, फिजिकल साइंस। ऐसे ही सेल्स, अब सेल्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बॉडी के बारे में आप कहां अध्ययन करते हैं? लाइफ साइंस, यानी कि हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी की। ठीक है, इसी प्रकार डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लस फिजिकल इन्वायरमेंट के बारे में आप लोग किस में चर्चाएं करते हैं? सोशल साइंस में। इसी प्रकार जैसे अर्थ, सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, यूनिवर्स, इन सब चीजों की चर्चा हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं? सोशल साइंस के अंतर्गत करते हैं। तो अब हमें यहां से अब नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है, साइंस के बारे में हम लोग जान गए, अब बहुत जरूरी है कि हम लोग केमिस्ट्री के बारे में भी जान ले। भाई केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके बारे में फुल अच्छी नॉलेज तो होनी ही चाहिए। तो आइए हम लोग केमिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं कि केमिस्ट्री आखिर क्या होती है। सो व्हाट इज केमिस्ट्री, हमको अब केमिस्ट्री के बारे में जानना है। तो यह साइंस की वह ब्रांच है जिसमें मैटर की प्रॉपर्टी, उसके कंपोजिशन और उसमें होने वाली चेंजेस की स्टडी की जाती है। यानी कि आपसे कोई पूछेगा कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? कि साइंस की वह शाखा जिसमें मैटर की प्रॉपर्टी, उसके कंपोजिशन और उसमें होने वाली चेंजेस की स्टडी की जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। अब देखिए, केमिस्ट्री की स्टडी केवल लेबोरेटरी तक सीमित नहीं है, नहीं, बल्कि इसका संबंध हमारे शरीर के भीतर या बाहर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो कि अभी आप क्लास 10 में पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनसे भी होता है। अब जैसे बैक्टीरिया हो या फिर प्लांट या एनिमल्स, बैक्टीरिया हो या फिर प्लांट्स हो, है ना, या फिर एनिमल्स हो। ठीक है, इन सभी के भीतर हो रहे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज वास्तव में केमिकल रिएक्शन ही होते हैं। अरे भाई, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस हो या फिर हमारे बॉडी में डाइजेशन, ये सब आप लोग पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, 10th से। इन सभी प्रोसेसेस के लिए केमिकल रिएक्शन ही तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। केमिकल रिएक्शंस ही तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह साइंस की वह ब्रांच होती है जिसमें मैटर की प्रॉपर्टी, उसके कंपोजिशन और उसमें होने वाली चेंजेस की स्टडी की जाती है। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। और अगर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की बात करें तो ऊपर जैसे ये अभी हम सब बता के आ रहे हैं आपको, ये फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, सोशल साइंस, तो इन सब के अलावा भी अगर हम और भी देखिए, जितने ब्रांच हम बता दिए, इसके अलावा भी केमिस्ट्री की और भी ब्रांच होती हैं। जैसे आप जान सकते हो वार केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, वार केमिस्ट्री भी केमिस्ट्री की ब्रांच है। ड्रग केमिस्ट्री के बारे में जान सकते हो। ठीक है, ड्रग केमिस्ट्री भी इसी की ब्रांच है। इसी प्रकार आप लोग सॉइल केमिस्ट्री भी जान सकते हो। ठीक है, सॉइल
केमिस्ट्री भी इसी की ब्रांच है। इसी प्रकार जैसे न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, ठीक है, क्या है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। तो ऐसे बहुत प्रकार के एक्सेट्रा 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 बहुत प्रकार की ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हैं, तो ये सब आप लोग जान रहे हैं। आइए हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की। किसी चीज का अगर चर्चा कर दें, किसी बात की चर्चा कर दें, तो उसका इंपॉर्टेंस ना जाने ये तो उसके लिए दुखद बात है। तो आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की। तो अब देखिए, हम लोग इस जो ये जो प्रेजेंट एज चल रहा है हम लोग का नहीं, मतलब ये जो प्रेजेंट एज चल रहा है इसको हम लोग साइंटिफिक एज कहते हैं। क्या कहते हैं? साइंटिफिक एज कहते हैं, जो इस समय चल रहा है, ठीक है। अब साइंटिस्ट ह्यूमन लाइफ को बेहतर बनाने के लिए प्रतिदिन नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसका हमारे जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। उनमें से कुछ के एग्जाम्पल्स नीचे दिए जा रहे हैं। अब इसको आप लोग ध्यान समझिए और हम बताएंगे, और नोट्स भी जितना अभी तक पढ़ा दिए उसको भी नोट्स में इंक्लूडेड कर लीजिएगा, और इसे भी हम लोग नोट्स में इंक्लूडेड कर ले रहे हैं। जैसे सबसे पहला जो हम लोग को जानना है, इन एग्रीकल्चर एंड फूड। तो मनुष्य की सबसे पहली आवश्यकता क्या है? सबसे पहली आवश्यकता है क्या भाई? भोजन। बिना भोजन के जीवित रहेगा ही नहीं, है ना। तो मनुष्य की सबसे पहली आवश्यकता भोजन है। अब भारत और दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज की अगर बात करें, तो यहां पे जो हर ह्यूमन बॉडी के लिए भोजन उपलब्ध कराना सबसे बड़ी चुनौती है। आज भी हमारे भारत में कुछ भूखमरी है कि नहीं है? क्या सबको सही तरीके से, अभी इसी समय सोचो कोरोना काल चल रहा है, इसमें राशन बांटे भी जा रहे हैं। अब देख सोचिए, उस समय जब 21 दिन का एकदम से प्योर लॉकडाउन किए थे, उस समय कितनी दिक्कतों का सामना हो सकता हो, किसी को करना पड़ा हो सकता हो ना करना पड़ा हो। तो देखिए, आप उस समय खुद सोचिए, जिस समय कोरोना काल का 21 दिन का लॉकडाउन हुआ था, तो सबसे पहले आदमी क्या चीज एकदम पैक कर करके रखने लगे। पता लगा कोई गेहूं बोरी बोरी भर में रख रहा है, भर भर के रख रहा है, कोई आटा का स्टॉक एकदम रख डाला है? तो आप समझ रहे हैं ना कि सबसे पहली मूलभूत आवश्यकता किसी भी इंसान की क्या है? वो क्या है? भोजन है, ठीक है। तो अब देखिए, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए आप जान रहे हैं कि भोजन उपलब्ध कराना बहुत बड़ी, डेवलप्ड जो हो चुके हो तो ठीक है, लेकिन डेवलप जो विकासशील देश हैं उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि हर ह्यूमन बॉडी के पास भोजन जरूर जाए। तो उपलब्ध चुनौती यहां पे है, लेकिन जो केमिकल फर्टिलाइजर्स और फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं, इनके रूप में नए नए केमिकल के प्रयोग से हम लोग आज इस समस्या को लगभग समाप्त कर चुके हैं। पता लगा बीज कहीं डालना है तो उर्वरक, देखिए खाद वगैरह भी आ गया है। अब खाद वगैरह जब आप लोग खेत वगैरह में डालते होंगे, तो बताइए फसल की पैदावार कैसी होती है? तो अच्छी होती है ना। तो किसका कमाल है? वो केमिस्ट्री का ही कमाल है ना। तो एग्रीकल्चर में भी और फूड में भी, कृषि में भी आप खाद वगैरह का प्रयोग कर रहे हैं। अब कृषि की मदद से हम फूड प्राप्त कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री हर जगह नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसमें हल्का सा लिख लीजिए कि आजकल के दौर में, एकदम ध्यान से लिखिएगा, मनुष्य की प्राथमिक जरूरत भोजन है। क्या है? ऐसे लिखिएगा, मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता क्या है? भोजन है ना। अभी ही बताया। तो मनुष्य की पहले प्राथमिक आवश्यकता भोजन है, जो कि हर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक समस्या है। हर डेवलपिंग मतलब कंट्रीज एकदम चुनौती ही है, जो कि हर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक चुनौती है। हर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए चुनौती है। ऐसे सब ज्यादा एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन अब पहला चैप्टर है तो अब जानना तो है ही। तो अब देखिए, मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता क्या है? भोजन है, जो कि हर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जरूरी है। लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर्स, फूड प्रिजर्वेटिव्स के रूप में नए नए केमिकल के प्रयोग से हम लोग इस समस्या को लगभग समाप्त कर चुके हैं। लेकिन
केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स और फूड प्रिजर्वेटिव्स के रूप में नए नए केमिकल के प्रयोग से क्या हुआ है, इस समस्या को लगभग समाप्त कर चुके हैं। के प्रयोग से इस समस्या को लगभग समाप्त कर चुके हैं। ऐसे अगर बात करें हेल्थ की, हेल्थ है ना, अब हेल्थ में भी जान लें। जैसे आप लोग जानते होंगे पुराने समय में हर साल प्लेग, मलेरिया जैसे कई जानलेवा बीमारियों से हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती थी ना। और अभी तो जान ही रहे हैं कि कोरोना आ गया है, तो सबसे ज्यादा काम, अब देखिए कोरोना कोरोना का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, तो किसकी, केमिस्ट्री के रसायन देखो क्या इस समय क्या सब बनाने के एकदम प्रयासरत में है, वैक्सीन ना, वैक्सीन ये सब बनाना चाह रहे हैं। और कहाँ पे काम चल रहा है, लेबोरेटरीज में ही काम चल रहा है। केमिकल, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब सब लोग जुटे हुए हैं। तो हेल्थ में भी रसायन में प्रयोग, रसायन का प्रयोग भी होगा, सब कुछ का प्रयोग होगा, बायोलॉजिकल प्रयोग होंगे, कई सारी समस्याएं देखी जाएंगी और कई सारी समस्याओं का निदान होगा। तो हर चीज यहाँ पे देखा जा रहा है। तो देखिए पुराने समय में प्लेग, मलेरिया जैसे कई जानलेवा बीमारियों से हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती थी, लेकिन नई दवाओं की खोज से आज हम इस तरह की बीमारियों पर नियंत्रण पा चुके हैं। एंटीबॉडीज की खोज के बाद बैक्टीरिया या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली बीमारियों पर लगभग कंट्रोल पा लिया गया है, आप लोग जान रहे हैं। अब जैसे आप लोग पोलियो का एग्जांपल ले लो, पोलियो का एग्जांपल ले लो, जिसके ब्रांड एम्बेसडर शायद अमिताभ बच्चन बनाए गए थे ना। तो जो भारत ने कितने बड़े स्तर पर पोलियो पर काम किया और भारत को पोलियो मुक्त बनाकर सरकार ने दम लिया। ये सब किसकी देन है, इसमें केमिस्ट्री का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, अब इसमें क्या पोलियो पर, अब देखिए आप लोग हमें बता रहे हैं ना कि ड्रग केमिस्ट्री भी बताया आपको, तो बहुत सारा योगदान आपके हर स्वास्थ्य विभाग में केमिस्ट्री का भी है। तो बस लिख लो, हल्का सा ये लिख लो कि पुराने समय में हर साल प्लेग, मलेरिया जैसे कई जानलेवा बीमारियों से हजारों लोगों की, कई जानलेवा बीमारियों से हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती थी। मृत्यु हो जाती थी, जान रहे हैं आप लोग। लेकिन दवाओं के खोज से आज हम इस बीमारी पर नियंत्रण पा चुके हैं ना। लेकिन दवाओं की खोज से हम इन बीमारियों पर नियंत्रण पा चुके हैं। वर्तमान में कोरोना के लिए प्रयासरत हैं ना, नियंत्रण पा चुके हैं। तो ये सब देखिए, अब जैसे हम बताएं ना, एंटीबॉडीज की खोज के बाद बैक्टीरिया या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली बीमारियों पर लगभग कंट्रोल पा लिया। तो इन बड़ी बीमारियों से लड़ने के लिए जो ड्रग बनाए जाते हैं, वो ड्रग्स, दवाइयां, वो ड्रग्स किसके होते हैं, वो ड्रग्स केमिकल कंपाउंड्स ही होते हैं ना। तो इन बीमारियों से
बचाने वाले ड्रग्स क्या हैं? केमिकल कंपाउंड्स ही होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स ही होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि हेल्थ के एरिया में भी हमारे केमिस्ट्री बहुत मददगार होता है। आइए और भी जैसे जैसे इंडस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी केमिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे पॉलीथीन और बहुत सारे नाइलॉन 6 जैसे सिंथेटिक पॉलीमर्स ने हमारे जीवन को बहुत आसान बना दिया है। आज हम कपड़ों को कलर करने के लिए आर्टिफिशियल डाइज का प्रयोग करते हैं। दूसरे सब्सटेंस जैसे सीमेंट, स्टील, ये सभी केमिकल रिएक्शंस द्वारा ही बनाए जाते हैं ना। तो इंडस्ट्रियल एरिया में भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो लिख लीजिए कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी केमिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इंडस्ट्रियल एरिया में भी, इंडस्ट्रियल एरिया के डेवलपिंग में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लिख लीजिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में केमिस्ट्री का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है ना। जैसे अगर हम बात कर लें, जैसे पॉलीथीन और नाइलॉन 6, जैसे पॉलीथीन ना, नाइलॉन 6, तो जैसे सिंथेटिक पॉलीमर्स ने हमारे जीवन को बहुत आसान बना दिया है। ठीक है, इनका यूज हमारे जीवन को बहुत आसान, आप कहीं भी कुछ भी सामान ले जाते थे पॉलीथीन पकड़ लेते तुरंत। आज हम कपड़े को कलर करने के लिए आर्टिफिशियल डाइज का, जैसे एग्जाम्पल में लिख लेना है ऐसे, एग्जाम्पल में कपड़े को कलर करने के लिए किसका प्रयोग किया जा रहा है? आजकल आर्टिफिशियल डाइज का प्रयोग होता है, डाइज का प्रयोग होता है ना। ऐसे ही अगर और एग्जांपल की हम लोग चर्चा करें, जैसे सीमेंट, स्टील, ये सब केमिकल रिएक्शन द्वारा ही बनाए जाते हैं। हाँ, सीमेंट जिससे घर बनाते हो भाई, अगर स्टील की बात करें, ये सब केमिकल रिएक्शंस द्वारा ही बनाए जाते हैं, द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें इन पॉपुलेशन कंट्रोल। अब आप सोच रहे होंगे बताइए, सबसे पहले तो इंडस्ट्री के बारे में बता दिए, फिर कह रहे हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल में केमिस्ट्री का महत्व है। हंसने वाली बात है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को हम बता रहे हैं कि केमिस्ट्री की वजह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है। और आप लोग जानते हैं कि इंडस्ट्रीज के कारण ही बस प्रदूषण इन्हीं कारण से होते हैं ना। तो पूरे विश्व में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद चारों ओर भारी प्रदूषण फैला। इससे हमारे एनवायरनमेंट को व्यापक स्तर पर नुकसान पहुंचा। वैज्ञानिकों ने एक बार फिर इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया। साइंटिस्ट बहुत, अभी आप देख रहे हैं चंद्रयान 2 जैसे भेजा गया था। तो हर चुनौती को हमारे देश के वैज्ञानिक बहुत सहज स्वीकार करते हैं। तो अब देखिए, आपके देश में एपीजे अब्दुल कलाम ये साइंटिस्ट थे, लेकिन भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। तो उम्मीदें हैं, तैयारी कीजिए इसरो, डीआरडीओ, ये सब का। उम्मीदें हैं आप भी राष्ट्रपति बन जाए। हाँ, मजाक कर रहे थे। तो चलिए आइए जानते हैं इसमें इन पॉपुलेशन कंट्रोल में। तो जानते हैं आप लोग, बहुत भारी नुकसान पहुंचा है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। तो हर बार वैज्ञानिक इसे अपना इसको चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं। आज पॉपुलेशन पर और पॉल्यूशन पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा रहा है। पॉपुलेशन पर नियंत्रण पाया जा रहा है और पॉल्यूशन पर नियंत्रण पाने की कोशिश की जा रही है। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे कूलेंट के प्रयोग से ओजोन की लेयर, जो ओजोन में क्या, ओजोन की लेयर में छिद्र हो गया, डिप्लेशन हो गया है ना। लेकिन वैज्ञानिकों ने दूसरे नए अनहार्मफुल कूलेंट्स को बनाकर क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि सीएफसी के यूटिलाइजेशन को कम कर दिया है। तो इसका मतलब इन सभी के कारण ये जो यूटिलाइजेशन, जो अनहार्मफुल कूलेंट्स बना रहे हैं, इन सभी के कारण भविष्य में प्रदूषण पर नियंत्रण की बेहतर संभावना दिखाई देती है। अब जान रहे हैं दिल्ली कितना प्रदूषण इलाका है। तो आइए इनके बारे में भी लिख ले रहे हैं।
कि क्या, कि पूरे विश्व में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण भारी प्रदूषण से इन्वायरमेंट को व्यापक स्तर पर, देखिए इंडस्ट्रियल, ऐसे लिख लीजिए, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण हुए पॉल्यूशन से इन्वायरमेंट को, हमारे इन्वायरमेंट मतलब चारों ओर जो घिरा है पर्यावरण, इन्वायरमेंट को व्यापक स्तर पर नुकसान पहुंचा है। व्यापक स्तर पर नुकसान पहुंचा है ना। जैसे अगर हम बात करें तो क्लोरो फ्लोरो क्वीन मत समझ लेना, कार्बन की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, जैसे कूलेंट के प्रयोग से, जैसे कूलेंट के प्रयोग से ये प्रयोग से ओजोन की लेयर का डिप्लेजन हुआ है। ओजोन की लेयर का डिप्लेजन हुआ है ना। लेकिन वैज्ञानिकों ने क्या किया, दूसरे, अब इसी केमिस्ट्री की मदद से दूसरे नए अनहार्मफुल कूलेंट्स, दूसरे नए अनहार्मफुल कूलेंट्स के प्रयोग से ओजोन के लेयर को डिप्लेजन, ओजोन के मतलब अनहार्मफुल कूलेंट्स बनाए तो सीएफसी के यूटिलाइजेशन को कम कर दिए, कि बनाकर अनहार्मफुल कूलेंट्स बनाकर सीएफसी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी के यूटिलाइजेशन को कम कर दिया, ठीक है। अब इन सभी के कारण से भविष्य में प्रदूषण की, अब जैसे ऐसे लगे हुए हैं अनहार्मफुल कूलेंट्स वगैरह बना रहे हैं, तो इन सभी के कारण से भविष्य में प्रदूषण पर नियंत्रण की बेहतर संभावनाएं दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि पॉल्यूशन कंट्रोल, भले ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में केमिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है और जिसके कारण से पॉल्यूशन फैला है, लेकिन इन पॉल्यूशन कंट्रोल भी कौन कर रहा है, केमिस्ट्री ही कर रहा है। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि पॉल्यूशन कंट्रोल में भी केमिस्ट्री का व्यापक योगदान है, ठीक है। तो अब जैसे हम केमिस्ट्री की शुरुआत क्लास 9th में किए थे, आपको आज क्लास 9th में घुसा के ले चलते हैं ना। वहां पे सबसे पहली बात जो हम लोग पढ़े थे वो क्या था, व्हाट इज मैटर। याद करो वो दिन जब आपको गर्मी की छुट्टी में बुलाकर यहीं ऑफिस के साइड वाले क्लासेस में आपको हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, गर्मी की छुट्टियों में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे थे। उसमें पहला चैप्टर हम लोग क्या पढ़े थे, हमारे आसपास के पदार्थ। उसमें सबसे पहली बात हम लोग क्या पढ़े थे, पदार्थ के बारे में, कि व्हाट इज मैटर। और हमने बताया था कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास दैट इज कॉल्ड मैटर, यानी कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो मास रखता हो ना और स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, यानी कि जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता हो, उसी को हम लोग क्या कहते थे, द्रव्य या पदार्थ कहते थे। डेफिनेशन लिख लेते हैं कि ऐसा सब्सटेंस जो मास रखता है और स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, जो मास रखता है, वैसे नोट्स तो रखे ही होंगे लेकिन फिर भी पढ़ा दे रहे हैं, जो मास रखता है और स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, और स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, उसी लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं जैसे आपको क्लास 9 में पढ़ाए थे। वही क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। मैटर कहलाता है। अब जैसे हमारे चारों ओर जो भी चीज दिखाई दे रही है ये सब मैटर है, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो
है ना, या फिर बुक्स हो, या फिर पेन हो, या फिर फूड हो, या वाटर हो, ये सब क्या हैं, ये सब मैटर हैं, है ना। तो जैसे मास की बात की ना, जिसमें मास हो और जिसमें स्पेस हो, आपको हम क्या क्या बताते हैं, ब्रह्मांड का व्यवयव लिखवाए क्या थे, उस बार क्या लिखवाए थे, ऐसे डायरेक्ट लिखवाए थे ना कि ब्रह्मांड का व्यवयव जिसमें द्रव्यमान तथा भार होता है तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा, एकदम नाइन्थ वाला बोल रहे हैं, हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। और ज्ञानेंद्रियां बताए थे 5 होती हैं ना, आंख, कान, नाक और त्वचा और क्या, जीव्या। ये सब हमने आपको डिटेल में क्लास 9 में बताया था, ठीक है। आप एक बार उस नोट से भी जरूर रिपीट कर लीजिएगा, लेकिन अब यहाँ पे आपको जो बेसिक चीजें हैं, जो मुख्यतः चीजें हैं, वो आपको हम बताते चल रहे हैं। और जैसे मास की डिफिनेशन आपको बताए थे, क्या बताए थे, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं। और हमने आपको एक चीज और पढ़ाई थी, क्या, वेट के बारे में, है ना। वेट किसे कहते हैं, वेट हमने आपको बताया था कि पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल ही उस वस्तु का क्या कहलाता है, भार कहलाता है ना। आपको वहां पे हमने एक रिलेशन भी बताया था वेट और मास के अंतर्गत, तो W बराबर mg। तो ये सब यहाँ आपको नहीं पढ़ना है, ये सब तो आप 9th में पढ़ चुके हैं। स्पेस, स्पेस यानी वॉल्यूम की डिफिनेशन आपको बताए थे ना, वॉल्यूम की, किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान ही क्या कहलाता है, उस वस्तु का आयतन कहलाता है, आपको बताए थे। तो ये सब सारी बातें हमको नहीं करनी, हमको बेसिक सा मैटर जानना था। हम जान लिए कि ऐसा सब्सटेंस जो मास रखता है और जिसमें स्पेस, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, मैटर कहलाता है। अब हमने, आप लोग जानते होंगे कि हम लोग जब सेकंड चैप्टर में पहुंचे थे तो वहां पे हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़े थे, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर वी हैव स्टडीड थ्री क्लासेस ऑफ मैटर, या हम कह सकते हैं कि हम लोग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस 5 क्लास ऑफ मैटर, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड, गैस पढ़ा था। हम बेसिक चीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वैसे तो हमने आपको प्लाज्मा एकदम बृहद तरीके से बताया था, हमने आपको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में एकदम बृहद तरीके से नॉलेज दिया था, लेकिन यहाँ पे कुछ हल्के हल्के चीजों की बात करें। जैसे सॉलिड क्या था, जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित थे ना, दोनों क्या थे, निश्चित थे, उसी को हम लोग क्या कह दिए थे, सॉलिड कह दिए थे, है ना। अगर लिक्विड की बात करें तो बताओ, जिसका आकार तो अनिश्चित था, आकार अनिश्चित था, लेकिन आयतन क्या था, निश्चित था, है ना। तो उसी को हम लोग क्या कह दे रहे थे, लिक्विड कह दे रहे थे। जैसे चाहे तो भगोने में पानी रखो और चाहे गिलास में पानी रखो, अगर वो 1 लीटर है तो 1 ही लीटर रहेगा, इसका मतलब आयतन फिक्स। लेकिन भगोनों में भगोने का आकार रहेगा और ग्लास में ग्लास का आकार रहेगा, तो ये अनिश्चित था ना, उसका आकार अनिश्चित था। इसी प्रकार गैस में दोनों अनिश्चित होते हैं, दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। तो ये सब तो आपको हमने क्लास 9th में इन सब के बारे में चर्चा कर दी थी। अब अगर हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की चर्चा करें तो ये भी हमने आपको पढ़ा दिया था। इसके बेसिस पे हमने कितने प्रकार का मैटर बताया था, इसके बेसिस पे हमने 2 प्रकार की चर्चा की थी। पहला हमने चर्चा की थी मिक्सचर के बारे में, है ना, और दूसरा हमने चर्चा की थी प्योर सब्सटेंस के बारे में, यानी कि शुद्ध पदार्थ के बारे में, प्योर सब्सटेंस के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं किसके बारे में, मिक्सचर के बारे में। मिश्रण कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको एक प्रकार से समझिए कि रिवीजन कराते रहे, वो सब बातें, ठीक है, वो सब बातों का रिवीजन यहाँ पे करवा रहे हैं। जैसे होमोजीनियस मिक्सचर की अगर बात करें, ठीक है, जिसको ब्रीफ में होमोजीनियस मिक्सचर वगैरह के बारे में जानना होगा, क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर हमने सेकंड अपलोड कर दिया, उन लोगों को वो चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं, वहां पे इसकी एकदम ब्रीफ नॉलेज है, ठीक है, तो जाके वहां पे पढ़ लेना। लेकिन यहाँ पे हम एक आपको ओवरव्यू दे रहे हैं कि अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। तो ऐसे मैटर जिनका कंपोजिशन सामान्य तौर पर एक जैसा हो और उसके कंपाउंड्स को किसी फिजिकल मेथड से अलग न किया जा सके, वो क्या कहलाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। तो आइए लिख लेते हैं कि ऐसे मैटर जिनका कंपोजिशन सामान्य तौर पर एक जैसा हो
सामान्य तौर पर एक जैसा हो, ठीक है, और उसके कंपोनेंट्स को किसी भी फिजिकल मेथड से अलग न किया जा सके। और उसके कंपोनेंट्स को किसी भी फिजिकल मेथड से अलग न किया जा सके, फिजिकल मेथड से अलग ना किया जा सके, क्या कहलाते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम्पल्स की चर्चा करें, जैसे आप पढ़े थे क्या शुगर सॉल्यूशन, क्या पढ़े थे? शुगर सॉल्यूशन यानी कि शरबत भाई, उसमें क्या था? जल था और चीनी था। क्या उसको आप फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हो? हाँ, फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। तो इसलिए वो क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है ना। मतलब आप उसको उसको देख के नहीं बता सकते कि हाँ ये चीनी घुला है और ये पानी घुला है, नहीं बता सकते। ऐसे ही एयर, हवाओं में बहुत सारी गैसेस मिक्स होती हैं, तो आप देख के इन सब के बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते हो। इसी प्रकार अगर हेट्रोजीनियस, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण, ठीक है। अगर हेट्रोजीनियस की बात करें तो इसकी भी डेफिनेशन जान लेते हैं कि इस प्रकार के मैटर, इस प्रकार के मैटर का कंपोजिशन एक समान नहीं रहता है, ठीक है। कई बार मैटर के अलग अलग पार्ट्स में इसके अलग अलग ऐसे, कई बार, एकदम सरल भाषा में लिखवा रहे हैं, कई बार मैटर के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग पार्ट्स में क्या होता है? इसके अलग अलग कंपोजिशन देखे जा सकते हैं। इसके अलग अलग कंपोजिशन देखे जा सकते हैं, ठीक है। तो वही क्या कहलाते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। तो अब ये सब तो आप लोग जान रहे हैं। अगर एग्जाम्पल्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल लिख लो, अगर एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करें तो आप लोग मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। अगर एक कोई कंटेनर ले लो, ठीक है, एक कोई कंटेनर लो इस प्रकार, उसमें चीनी मिला दो और उसमें नमक मिला दो, चीनी मिला दो, नमक मिला दो, तो आप देख के बता सकते हो कि इसमें चीनी मिला हुआ है, नमक मिला हुआ है ना। अलग अलग दिखते रहते हैं वो, ठीक है। इसी प्रकार अगर बात करें मिक्सचर ऑफ ग्रेन एंड पल्सेस की, तो वो भी सब दिखते रहते हैं, ठीक है। तो ये सब ऐसे हैं जिनके कंपोजिशन को आप अपनी आंखों से देख सकते हो, लेकिन इसमें नहीं देख पा रहे थे ना। तो ये होमोजीनियस यानी कि समांगी मिश्रण कहलाए, और ये हेट्रोजीनियस यानी कि विसमांगी मिश्रण कहलाए। तो ये किसके पार्ट्स थे? ये मिक्सचर के। आइए अब प्योर सब्सटेंस के भी पार्ट्स देख लेते हैं ना। प्योर सब्सटेंस को कितने क्लास में डिवाइड किया गया है? तो प्योर सब्सटेंस को दो क्लास में, एक फर्स्ट एलिमेंट्स, सेकेंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स किसे कहते हैं? तो ऐसे मैटर जिनमें केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल्स, क्या लिख लेते हैं, ऐसे मैटर, ये सब आप लोग पढ़े हो, ऐसे मैटर जिनमें केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल्स, जिनमें केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल्स क्या
वो चाहे अब पार्टिकल्स चाहे एटम भी हो सकते हैं या मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ठीक है। एटम्स, मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? वे एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है। अगर बात करें जैसे कुछ, अब इसमें कुछ एलिमेंट्स मेटल कहलाते हैं, है ना। कुछ बताए थे ना एलिमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं। एलिमेंट्स तीन प्रकार के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स ना। मेटल्स के बारे में बताए थे, नॉन मेटल्स के बारे में बताए थे और मेटलॉइड्स के बारे में बताए थे। यहाँ आपको डायरेक्टली यही चर्चा कर देना है कि एलिमेंट्स किसे कहते हैं। कुछ एलिमेंट्स नॉन मेटल कहलाते हैं और उसमें क्या होता है कि एटम्स कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा एक दूसरे से जुड़कर मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। अब सामान्य तौर पे ये मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स द्वारा जुड़े होते हैं। ये सब सारी चर्चा वहां पे करती है। तो ऐसे बेसिक जानिए कि ऐसे मैटर जिनमें केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल्स पाए जाते हैं वे एलिमेंट्स कहलाते हैं। और कंपाउंड्स के बारे में अगर चर्चा करें तो जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स अपने वेट के अनुसार कुछ फिक्स रेशियो में केमिकली कंबाइंड होते हैं तो ऐसे कॉम्बिनेशन से कंपाउंड्स बनते हैं। तो आइए लिख लेते हैं कि जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स क्या अपने वेट के अनुसार कुछ फिक्स्ड रेशियो में केमिकली कंबाइंड होते हैं, कुछ फिक्स्ड रेशियो में केमिकली कंबाइंड होते हैं, है ना। तो ऐसे कॉम्बिनेशन से कंपाउंड्स बनते हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन से ही क्या बनते हैं? कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है। अगर एग्जाम्पल्स की बात करें हम लोग, आप कंपाउंड्स एग्जाम्पल में क्या जान सकते हो? जैसे अब देखिए कंपाउंड्स के बारे में अगर बात करें तो कंपाउंड्स को केवल विशेष परिस्थिति में ही अपने एलिमेंट से तोड़ा जा सकता है ना, एकदम कोई बहुत ही विशेष परिस्थिति होगी। जैसे अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे वाटर H2O में, ये जो H2O है, H2O में इसमें क्या होता है जानते हो? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपने वेट के अनुसार कितने रेशियो में होते हैं? 1:1:8 रेशियो में कंबाइन होते हैं। और यह रेशियो हमेशा हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है। चाहे वाटर को किसी भी मेथड से बनाया गया हो, इसमें शामिल एलिमेंट्स को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताएं, इंटरेस्टिंग बात, एकदम इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लो एक इसके बारे में। वैसे 9th में बताया भी थे आप लोगों को इस सब के बारे में कि बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी अपने कंबाइनिंग एलिमेंट से टोटली डिफरेंट होती है ना। कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी, इसे लिख लेना जो हम बोल रहे हैं कि कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी अपने कंबाइनिंग एलिमेंट से टोटली डिफरेंट होती है। वाटर के दोनों कंबाइनिंग एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबशन में मदद करते हैं ना, जलाने में, जबकि वाटर से आप आग को बुझा सकते हैं, है ना। और अगर वैसे बात करें तो आप जान रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या है? गैसेस हैं, लेकिन दोनों मिलकर क्या बना दे रहे हैं? एक लिक्विड बना देते हैं ना। तो देखिए पहले कुछ प्रॉपर्टी थी उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की और बाद में कुछ हो गई ना। तो इसका मतलब कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी नए पदार्थ, जो नया पदार्थ बना उससे अलग होती है। ऐसे केमिकल कंपाउंड्स को फर्दर दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। आप ये भी लिख सकते हो, जैसे अब यहां केमिकल कंपाउंड्स बन गया ना, तो अब ये जो केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, इसको भी दो भागों में बांट दिया गया था। किस किस भाग में? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, क्या बना? ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। और दूसरा क्या बना? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था?
मतलब कि जो कंपाउंड कार्बन के एटम से मिलके बने हैं, और इनऑर्गेनिक मतलब कंपाउंड विदाउट कार्बन एटम एक्सेप्ट CO2 CO एंड सम अदर्स। CO2 और CO को छोड़ के जितने भी कंपाउंड होते हैं जो बिना कार्बन के बनते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंतर्गत आते हैं। तो ठीक है, तो आज हमने कुछ चर्चाएं की, आज के लिए बहुत हो चुका है। अब आज के लिए बस इतना ही करते हैं। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेजरमेंट इन केमिस्ट्री की चर्चा के साथ। तब तक के लिए आज के लिए बाय बाय।